আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। शिव चतुर्दशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ अगरतला सेंट्रल रोड शिवबाड़ी में देखने को मिली। इसके अलावा गौरतला शिव मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव चतुर्दशी को पूजा, यज्ञ, उपवास और रुद्र अभिषेक करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसी बीच अगरतला सेंट्रल रोड शिवबाड़ी के मुख्य पुजारी ने कहा कि बुधवार के साथ साथ गुरुवार को भी मंदिर सुबह 8:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। आज महाशिवरात्रि सकाल 9:42 থেকে চতুর্দশী শুরু হয়েছে। সেটা চলবে কালকে সকাল 8:30 অবধি। সকালে প্রথমে চতুর্দশী লাগার পরে বাবার চতুর্দশীর বিশেষ পূজা সম্পন্ন হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় 7টার সময় আরতি হবে। তারপরে আবার কালকে রাত্রিবেলা মন্দির কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকবে। আবার ভোর 4টের সময় মন্দির খুলে দেওয়া হবে ভক্তদের জন্য। সকাল 8:30 অবধি ভক্তরা বাবাকে স্নান করিয়ে নিজের নিজের মনোবাসনা বাবার কাছে বলতে পারবে। सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन में कहा कि यदि किसी व्यक्ति को गवाही देने के योग्य माना जाता है तो उसके गवाही को स्वीकार किया जाएगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। गवाह की उम्र की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी। किसी अन्य गवाह की तरह एक बच्चे की गवाही भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि यह ध्यान में रखना जरूरी है कि क्या बच्चा गवाही देने के योग्य है। यदि वह योग्य है तो किसी भी उम्र में गवाही दी जा सकती है और यह स्वीकार्य होगी। एक हत्या के मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण अवलोकन किया। एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में उस दंपत्ति की 7 साल की बेटी की गवाही को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद आरोपी को बरी कर दिया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय को खारिज कर दिया। भारतीय साक्ष्य कानून के अनुसार गवाह की उम्र को निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए यदि कोई बच्चा प्रत्यक्षदर्शी है तो उसकी गवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने बताया। मामले के दौरान ये दावा किया गया कि जब हत्या की घटना हुई तब उस दंपत्ति की 7 साल की बेटी घर में थी और उसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कई बार अदालतें बच्चों की गवाही रद्द कर देती है क्योंकि बच्चे आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए किसी बच्चे की गवाही को स्वीकार करते समय अदालत को सतर्क रहना चाहिए। ये देखना होगा कि बच्चा किसी के प्रभाव में आकर गवाही दे रहा है या नहीं। यदि अदालत देखती है कि कोई बच्चा प्रभावित नहीं हो रहा है और सही गवाही दे रहा है तो निश्चित रूप से वह गवाही आरोपी के अपराध या निर्दोषता को प्रमाणित करने में प्रभावी होगा। यह न्यायमूर्ति पारदीवाला की बेंच ने अपने अवलोकन में कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन को समय की मांग बताते हुए इसके बारे में जानकारी दी। रविंद्र भवन में आयोजित एक वर्कशॉप में इस विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने त्रिपुरा से केंद्र सरकार को एक मोशन भेजने की बात भी कही। उम्मीद के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक देश एक चुनाव के पक्ष में जोरदार तर्क प्रस्तुत किया। बुधवार को रविंद्र भवन में एक देश एक चुनाव पर आयोजित कार्यशाला में बोलते हुए उन्होंने इसे समय की मांग बताया। उन्होंने कहा कि अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो खर्च कम होगा, सरकार की स्थिरता बढ़ेगी और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। इसके अलावा एक देश एक चुनाव से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और संघीय शासकीय प्रणाली संगठित होगी। ये हमारे वन नेशन वन इलेक्शन ताते करे कस्ट एफिशिएंसी एक 2 নম্বর হচ্ছে গভর্নেন্স এন্ড স্টেবিলিটি, সেটা সম্ভব হবে। ফেডারেল স্ট্রাকচার এন্ড কোঅর্ডিনেশন, সেটা আরো অনেক সুদৃঢ় হবে এবং ভোটার টার্ন আউট এন্ড এনগেজমেন্ট যেটা আমি বললাম সেটা অনেক বেশি বাড়বে এবং ইকোনমিক বেনিফিটস সেটাও আমাদের অনেক বেশি স্ট্রং হবে এবং দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস। আমাদের পোলিং স্টেশনেই বলুন সেখানেও খরচ, ইলেকশন স্টাফ নিযুক্ত করা সেখানেও খরচ, নিরাপত্তা বাহিনীদের নিয়ে আসা, আবার তাদেরকে আরেক জায়গায় দেওয়া, সব মিলিয়ে সেখানে একটা বিরাট
একটা মানে পয়সার খরচ করা। আমার কাছে যা খবর আছে, আমাদের শাহবাবু বলেছেন 2019 সালে প্রায় 55,000 থেকে 60,000 করোড় টাকা খরচ হয়েছিল 2019-এ। আপনারা ভাবুন, এই টাকাটা যদি আমাদের কাছে থাকে, এতে করে কিন্তু আমাদের জিডিপির কিন্তু পার্সেন্টেজও বাড়বে। एक देश एक चुनाव लागू होने से एक सुसंगत राजनीतिक माहौल स्थापित होगा, कानून व्यवस्था में सुधार होगा और सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ऐसा बताया मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। খুবই ইম্পর্টেন্ট। সহজ সরলভাবে বললে, কে চায় বারবার ইলেকশন ইলেকশন ইলেকশন? যদি 5 বছর পর পর ইলেকশন হয়, সবার জন্য শান্তি এবং একটা পরিমণ্ডল, যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বলুন বা অন্যান্য যাই বলুন, সামাজিক যে অবস্থা, অনেক সময় দেখা যায় যে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনে অনেক সময় প্রবলেম হয়, সেগুলোর থেকেও অনেকটা আমরা মেনটেন করতে পারবো। विवाद के बावजूद केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लागू करने की कोशिश कर रही है। यदि यह बिल कानून होता है तो चुनाव प्रक्रिया सरल हो जाएगी, विशाल खर्च में कमी आएगी और वह पैसा देश के विकास में खर्च किया जाएगा, ऐसा मानती है भारतीय जनता पार्टी और उसकी नेतृत्व वाली सरकार। हालांकि इस मामले में विपक्षी दलों की आपत्तियां भी हैं। विपक्षी इंडिया अलायंस के अधिकांश राजनीतिक दलों का कहना है कि एक देश एक चुनाव के जरिए देश में एक तानाशाही स्थापित की जाएगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव संविधान को ही सवालों के घेरे में डाल देगा। वर्तमान में जहां केंद्रीय सरकार एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव की जांच संसद समिति कर रही है, वहीं केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना गैर लोकतांत्रिक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। वेदांता ग्रुप असम और त्रिपुरा में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि यह पैसा अगले 3 से 4 सालों में ऑयल और गैस सेक्टर में निवेश किया जाएगा। असम और त्रिपुरा के तेल और गैस क्षेत्र में उनकी कंपनी 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, ऐसा बताया वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने। वेदांता ग्रुप के अंतर्गत केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी ने पहले ही उत्तर पूर्व क्षेत्र के इन 2 राज्यों में लगभग 2500 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जैसा कि एडवांटेज असम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के उद्घाटन समारोह में अनिल अग्रवाल ने बताया। आने वाले 3 से 4 वर्षों में असम और त्रिपुरा के तेल और गैस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये निवेश करने का निर्णय लिया गया है, ऐसा बताया वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने। इस निवेश से हम प्रतिदिन 1 करोड़ बैरल तेल और गैस का उत्पादन करेंगे, जिससे यह क्षेत्र एक प्रभावशाली हाइड्रोकार्बन हब के रूप में विकसित होगा। इस परियोजना से 1 लाख युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, ऐसा दावा किया वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने। यह निवेश तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के साथ साथ व्यापक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के लिए भी फाइनेंस करेगा। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र, हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर, महिलाओं और बच्चों के लिए डिजिटल कक्षा स्थापित करना और खेलों को बढ़ावा देना शामिल होगा, जैसा कि वेदांता ग्रुप के प्रमुख ने बताया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि त्रिपुरा के लिए प्राकृतिक गैस सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाला प्राकृतिक संसाधन है। त्रिपुरा में 95% से अधिक उच्च मीथेन तत्व वाली गैस पाई जाती है। यह प्राकृतिक संसाधन राज्य में अधिशेष बिजली उत्पादन और प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था की रीढ़ के रूप में कार्य कर रहा है। स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक गैस का उपयोग करके त्रिपुरा राज्य ने बांग्लादेश और समस्त उत्तर पूर्वी राज्यों को बिजली आपूर्ति के लिए एक बिजली बिक्री अनुबंध किया है TSECL और OTPC के साथ। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा घरेलू गैस आवंटन के लिए सिटी गैस वितरण कंपनी और परिवहन क्षेत्र में CNG को प्राथमिकता दी गई है। दूसरी ओर राज्य में भारतीय सरकार द्वारा गैस निष्कर्षण के लिए टेंडर्स के माध्यम से 30 अन्वेषण और उत्पादन ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इसमें 18 उत्पादन ब्लॉक और 5 अन्वेषण ब्लॉक के साथ कुल 23 ब्लॉक्स में कार्य कर रहे हैं सबसे पुराने ऑपरेटर ONGC।
गेल जुविएंट जेवी एक उत्पादन ब्लॉक और एक अन्वेषण ब्लॉक का संचालन करता है। भारतीय सरकार द्वारा वेदांता लिमिटेड को एक अन्वेषण ब्लॉक और ऑयल इंडिया लिमिटेड को 3 अन्वेषण और एक उत्पादन ब्लॉक आवंटित किया गया है। गैस निष्कर्षण के मामले में राज्य सरकार को 10% उत्पादक मूल्य पर रॉयल्टी प्रदान करता है ओएनजीसी। त्रिपुरा में तेल और गैस का समृद्ध भंडार है। हाल ही में राज्य में भूविज्ञानियों द्वारा रावा संरचना में 72 बिलियन क्यूबिक मीटर के साथ 400 बिलियन क्यूबिक मीटर का विशाल रिजर्व पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राजनीतिक नेतृत्व सेक्शन 144 का उल्लंघन कर सीधे एग्जाम सेंटर्स और यहां तक कि एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच रही है। शिक्षा विश्लेषक इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा का अनुसरण करते हुए विधायक और राजनीतिक दलों तथा संगठनों के नेता कानून तोड़ते हुए बोर्ड परीक्षा के हॉल तक पहुंच गए हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा के दौरान जब प्रशासन ने धारा 144 लागू कर रखा है, तब ये नेतागण सलाह देने के नाम पर परीक्षा केंद्र में घुसकर परीक्षा में बैठे विद्यार्थी को मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा मानते हैं शैक्षिक क्षेत्र के लोग। परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों के माथे पर तिलक लगाना, परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले उन्हें मैदान में बुलाना आदि बातें हैरान करने वाली है, क्योंकि उस समय छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे होते हैं और उन्हें अन्य मुद्दों में उलझाना शैक्षिक विशेषज्ञों के अनुसार उनका मानसिक रूप से उत्पीड़न करना है। इससे निश्चित रूप से परीक्षा के लिए उनकी एकाग्रता में विघ्न आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, परीक्षा के दौरान प्रत्येक परीक्षा केंद्र के आसपास प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की जाती है। प्रशासन के इस आदेश की अवहेलना करते हुए राजनीतिक नेता और विधायक परीक्षा हॉल में घुसकर क्या कर रहे हैं, इस पर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। धारा 144 का उल्लंघन करते हुए विधायक और राजनीतिक नेता अपने समर्थकों के साथ सीधे परीक्षा हॉल में जा रहे हैं। वे शिक्षकों के सामने ही विद्यार्थियों को टिप्स दे रहे हैं, कैसे परीक्षा देनी है, कैसे कागज पर लिखना है। इस बारे में कुछ विधायक और राजनीतिक नेता काफी देर तक ज्ञान दे रहे हैं। इस घटना पर अभिभावक का कहना है कि ये विधायक अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जैसा समझ रहे हैं। कुछ विधायक तो क्षेत्रीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा देने वाले छात्रों को सामुदायिक हॉल में बुलाकर नरेंद्र मोदी के स्टाइल में ज्ञानवर्धक चर्चा कर रहे हैं। उनकी इस ज्ञानवर्धक चर्चा को सुनने के लिए परीक्षा देने वाले छात्रों को परीक्षा से पहले 2-3 घंटे का समय बर्बाद करना पड़ता है। नियम के अनुसार परीक्षा के समय धारा 144 के तहत परीक्षा केंद्र में बोर्ड के जिम्मेदार कर्मचारियों के अलावा किसी और का प्रवेश निषिद्ध होता है। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी महत्वपूर्ण परीक्षा सही तरीके से दे सके, लेकिन ये जनप्रतिनिधि और राजनीतिक नेता सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं के द्वारा इस तरह कानून तोड़ने की घटना को कई लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा छात्रों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश विद्यार्थियों के मानसिक स्थिति को बिगाड़ने जैसा है। कानून उल्लंघन की ये घटनाएं सामने आने के बावजूद प्रशासनिक भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने शाबरूम धर्मनगर शाबरूम रूट पर यात्रा ट्रेन सर्विसेज की नई जोड़ी की घोषणा की। ऐसे में नई पैसेंजर ट्रेन शाबरूम अगरतला शाबरूम रूट पर भी चलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे की घोषणा के अनुसार पैसेंजर ट्रेन नंबर 55673 और 55684 मंगलवार और शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन शाबरूम धर्मनगर शाबरूम रूट पर चलेगी। दूसरी ओर पैसेंजर ट्रेन नंबर 55681 और 55672 शाबरूम अगरतला शाबरूम रूट पर सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शनिवार को संचालित होगी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में त्रिपुरा की हालत खराब है। यह मामला यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एनुअल रेटिंग रैंकिंग में सामने आई। रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार TSECL को B ग्रेड से घटाकर C ग्रेड कर दिया गया है। निरंतर गिरावट को थामने में राज्य विद्युत विभाग और इसके तहत त्रिपुरा विद्युत निगम ने कोई सफलता नहीं पाई। राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में भी उनकी स्थिति पहले से और खराब हो गई है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार विद्युत वितरण के मामले में त्रिपुरा विद्युत निगम B ग्रेड से गिरकर C ग्रेड में आ गया है। प्रचलात्मक दोष, भ्रष्टाचार, ऋण का बोझ और फिजूल खर्ची के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। इसके साथ ही कि अब बिजली मंत्री रतनलाल नाथ ने धीरे धीरे विद्युत निगम को घाटे में डालकर निजीकरण की योजना बनाई है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देश भर में 55 विद्युत वितरण कंपनियां यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं, जिन्हें संक्षेप में डिस्कॉम कहा जाता है। हर साल केंद्रीय मंत्रालय इन डिस्कॉम की कार्य प्रणाली पर एक रेटिंग रिपोर्ट तैयार करता है। हाल ही में मंत्रालय ने विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए 12वीं वार्षिक समन्वित रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट जारी की है। त्रिपुरा की स्थिति पिछले बार से भी और खराब हो गई है, ऐसा मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आया है। 2022 से 23 के रिपोर्ट में त्रिपुरा विद्युत निगम की रैंकिंग 32 थी, जबकि 2023 से 24 में ये गिरकर 39वें स्थान पर चली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 11वीं रिपोर्ट में त्रिपुरा विद्युत निगम ने 100 में से 35.5 पॉइंट्स हासिल कर B नेगेटिव कैटेगरी में था। 12वीं रिपोर्ट में यह स्थिति और भी खराब हो गई है। सेवा और संचालन में विफलता के कारण इस बार निगम पास अंक भी हासिल नहीं कर सका और C कैटेगरी में गिर गया। सिर्फ 27.5 पॉइंट्स हासिल कर त्रिपुरा C कैटेगरी में आ गया है। रेटिंग और रैंकिंग के मानदंडों का विश्लेषण करते हुए केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि 55 डिस्कॉम में से 30 में सुधार देखा गया है। 17 डिस्कॉम ने अपनी कैटेगरी को सुधारा है। एक ओर सेवा में कमी और दूसरी ओर निगम के संचालन में विफलता के कारण यह गिरावट आई है, ऐसा केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया। समन्वित स्कोर में 100 में से राज्य ने सबसे कम पॉइंट्स वित्तीय स्थिति के मामले में प्राप्त किए। इस चरण में त्रिपुरा को 75 पॉइंट्स में से सिर्फ 22.5 पॉइंट्स मिले हैं। सबसे अधिक दाग कैश एडजस्टेड सेक्टर में लगे हैं। इस क्षेत्र में 2022 और 2024 में 2 चरणों में लगभग 15% बिजली शुल्क बढ़ाया गया है। 2 बार बिजली शुल्क वृद्धि के बावजूद इस क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और खराब हुई है। वित्तीय स्थिति के इस उपखंड में त्रिपुरा को 35 पॉइंट्स में से सिर्फ 4.2 पॉइंट्स मिले हैं। स्थिति इस हद तक खराब हो गई है कि 2023 में राज्य विद्युत निगम ने 1527 मिलियन यूनिट्स बिजली प्राप्त की, जिसमें से 1150 मिलियन यूनिट्स ही बेची जा सकी, यानी 377 मिलियन यूनिट्स बेचने में असमर्थ रहा विद्युत निगम। प्रतिशत के हिसाब से ये लगभग 25% है। राज्य को जितनी बिजली मिली उसका 1/4 भाग बेचने में विफल रहने का जिम्मा अब अन्य उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। बिलिंग में पारदर्शिता के मामले में 2023 में बेची गई बिजली का सिर्फ 75.30% ही बिल किया जा सका। बिल के तौर पर 754 करोड़ रुपये बनाए गए, जबकि वसूली हुई 718 करोड़ रुपये की, यानी वसूली में भी भारी कमी आई। सामान्य तौर पर स्थिति ऐसी बन गई है कि विद्युत विभाग के तहत त्रिपुरा विद्युत निगम के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
उदयपुर में HDFC बैंक में हुए 82 लाख रुपए के घोटाले में आखिरकार कांस्टेबल जयंत शाह को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस इससे पहले इस घोटाले में आरोपी असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक सरकार को भी अरेस्ट कर चुकी है। उदयपुर HDFC बैंक में 82 लाख रुपए के घोटाले के मामले में आखिरकार राधा किशोरपुर थाने के पुलिस कांस्टेबल जयंत शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार रात को उदयपुर पुलिस लाइन से जयंत शाह को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को राधा किशोरपुर थाने से पुलिस कांस्टेबल जयंत शाह को उदयपुर अदालत में पेश किया गया। यह उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले नियति सरकार, लोपामुद्रा होमराय समेत 3 ग्राहकों ने उदयपुर HDFC बैंक के खिलाफ जमा पैसे गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। HDFC बैंक में वित्तीय घोटाले में आरोपी असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक सरकार को अदालत ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। जांच में गुप्त एजेंसियों को भी शामिल किया गया। ग्राहकों के 82 लाख रुपए लूट जाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक सरकार, अभिषेक के व्यापारिक साझेदार और कांस्टेबल जयंत शाह और उनकी पत्नी प्रियंका शाह के खिलाफ जांच शुरू की। पुलिस को यह जानकारी मिली कि बैंक के अकाउंट से भारी मात्रा में पैसे अभिषेक के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए और फिर अभिषेक के अकाउंट से प्रियंका के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। कांस्टेबल जयंत को क्लोज कर SP ऑफिस से रिजर्व पुलिस में भेज दिया गया था। अंततः उसे गिरफ्तार किया गया। हाल ही में इस बैंक में वित्तीय घोटाले में और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। वहीं HDFC बैंक के जमा किए गए 82 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट हुई है। यह जानकारी गोपनीय अधिकारियों को मिली है और इस मामले में बैंक के उच्च अधिकारी सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं। ऐसा गोपनीय अधिकारियों के सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ऑपरेशन के दौरान नकदी लूटने के मामले में 2 पुलिस पर्सनल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हाईकोर्ट के निर्देश पर नकद पैसा लूट के मामले में पश्चिम अगरतला थाने में तैनात पुलिस अधिकारी परितोष दास और सिविल पुलिस स्वयंसेवक दिलवार हुसैन के खिलाफ राज्य पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में आरोपित दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और निर्धारित समय सीमा में मामले की जांच करने का निर्देश सिपाहीजला जिले के सोनामुड़ा की स्थानीय अदालत ने दिया था। त्रिपुरा पुलिस ने 2023 के नवंबर में एक परिवार से 16 लाख रुपए नकद लूटे थे, लेकिन आरोपितों ने आदेश के खिलाफ बाद में जिला अदालत में याचिका दायर की थी। अंततः इस कदम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जहां संबंधित परिवार ने पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश देने की मांग की। हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच करने का आदेश दिया। हाल के कुछ अपराधों में पुलिसकर्मियों के शामिल होने के सबूत मिले हैं, जो राज्य के गृह विभाग को काफी असहज कर रहे हैं। 5 नवंबर 2023 की रात को बिना वारंट के छापेमारी करते हुए सोनामुड़ा थाने के तत्कालीन ऑफिसर इंचार्ज परितोष दास और अन्य 19 पुलिस कर्मियों पर सोनामुड़ा शहर के NC नगर के इरशाद रहमान ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके घर से नकद 16 लाख रुपए लूट लिए। परितोष दास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर नकद पैसा छीन लिया, जो इरशाद के अनुसार उसने उस दिन जमीन बेचकर हासिल किया था। पुलिस ने उसे मादक पदार्थों के व्यापार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। आरोपी इरशाद रहमान ने अदालत को बताया था कि पुलिस बिना कोई रिकॉर्ड दिए पैसे लेकर चली गई थी, क्योंकि उन्हें अवैध गतिविधियों से कोई लिंक नहीं मिल सका। यह रकम उसके खाते में जमा होनी थी, लेकिन जब इरशाद ने अगले दिन वह पैसा लेने थाने में जाकर पूछा तो तत्कालीन OC परितोष दास ने इस बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। पैसा वापस पाने के लिए इरशाद ने SP सिपाहीजला और त्रिपुरा पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस बारे में इरशाद ने अदालत को बताया, यहां तक कि उसकी FIR भी खारिज कर दी गई थी। इरशाद ने यह आरोप लगाया। अंततः इरशाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां पुलिस को FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया गया, और यदि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं करती है तो आरोपी को स्थानीय अदालत में आपराधिक आरोप दर्ज करने का सुझाव दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।